दूसरा जो है, हर बार हम सत्ता में हो, पहले 2002 से 2012 तक हम 2007 तक हम सत्ता में रहे, 2007 से लेकर के 2012 तक आप लोग सत्ता में रहे। हर बार यही होता है मेरे ख्याल से, विधानसभाओं को और तब चाहे संसद हो, इस बारे में नए तरीके से पुनर्विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष की आवाज में दम है तो निश्चित रूप से, अगर जो विधानसभा की नियमावली है उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता है तो उसको भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सर्वोच्च जो पंचायत है इस प्रदेश की, उसमें अगर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो वो कहाँ चर्चा होगी, ये आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने। मेरा चिंता का विषय अमिताभ अग्निहोत्री जी यही है कि विपक्ष कहता है कि हमारे नेता गए, मुख्यमंत्री जी ने बात ही नहीं सुनी। सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं, इनका काम ही हंगामा हल्ला करना है। तो जनता क्या कहती है, इससे किसी को मतलब नहीं। हम क्या गुजारिश कर रहे हैं, ये भी केवल बातों ही बातों में चला जाएगा, तो ऐसे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। देखिए, समस्या यहाँ पर है कि जो बात सुरेश जोशी जी कह रहे हैं या जो बात किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं, ये दोनों दो नपने रखते हैं अपने पास। इनसे व्यक्ति से मतलब नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूं। दो नपने रखते हैं। उड़ीसा में कांग्रेस का पैमाना दूसरा होता है, नवीन पटनायक की सरकार के को लेके। वहां गवर्नर भाषण दे तो कांग्रेस हंगामा करेगी। तमिलनाडु में दूसरा होगा रुख, हरियाणा में अलग रुख होगा, ये नहीं, गुजरात में अलग रुख होगा। एक नपना दोनों बड़ी पार्टियां रखें और ये तय कर ले दोनों बड़ी पार्टियां बैठकर कि भाई गवर्नर का अभिभाषण सुनना जरूरी है या नहीं, एक बार तय कर लीजिए। और अगर नहीं तो इस पद की गरिमा को क्यों ध्वस्त करें। बेहतर हो कि गवर्नर के अभिभाषण की प्रथा ही खत्म कर दे, क्योंकि वैसे भी गवर्नर का अभिभाषण गवर्नर के विजडम का प्रतीक तो है नहीं। वो तो कैबिनेट द्वारा तैयार हुआ, अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक दस्तावेज है जिसको गवर्नर साहब पढ़ते हैं। 52 से आज तक ये परंपरा है। तो नपने दो नहीं होंगे। 2007 में दूसरा नपना हो, 12 में दूसरा हो और 18 में तीसरा हो, ये नहीं चलेगा। एक बार तय कर लीजिए, जो बात गुजरात में गलत वही तमिलनाडु में गलत, वही उत्तराखंड में गलत वही उत्तर प्रदेश में गलत। अलग अलग कैसे हो जाएंगे अपने? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सोचना होगा। नहीं तो अबॉलिश करिए इस चीज को। गवर्नर का अभिभाषण हो ये कोई जरूरी नहीं ना इससे कोई राजकीय कामकाज रुक जाता है। इससे कोई कामकाज तो नहीं रुकता, न किसी के नल में पानी आने लगता है, न किसी के गरीब के घर में झोपड़ी में बल्ब जलने लगता है अभिभाषण से। तो क्यों करवाइए? गवर्नर के ऊपर कोई गोला फेंके कागज का, उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो तो कुर्सी चल जाए, बचना मुश्किल हो जाए। संरक्षक है वो लोकतंत्र का, हाउस का गार्जियन कहा जाता है उसको, हाउस का। तो तय कर लीजिए कि भाई नहीं करना, तो पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। गवर्नर भी क्यों आए समय खराब करे, ये तय करना होगा। लेकिन मूल बात दोहरा मानदंड, दोनों बड़ी पार्टियों का दोहरा मानदंड, ये नहीं चलेगा। अधिकल थपलियाल साहब, आप वहां थे आज, दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो बीजेपी हो, आखिरकार दिक्कत कहां पर थी? आपकी कई नेताओं से अलग अलग बातचीत भी हुई, आपका आकलन क्या कहता है, दिक्कत ज्यादा कहां पर थी? देखिए अतुल जी, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की है। हाँ। जो अभी अमिताभ जी ने कहा कि कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो सबको सुन लेना चाहिए। आधे घंटे का होता है मैक्सिमम, उसके बाद स्थगित हो जाता है और शाम को फिर वो विधानसभा अध्यक्ष उस पर चर्चा की अनुमति देते हैं। तो एक नई तरीके की एक इसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए, जो विधानसभा संचालन की जो नियमावली है कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण में विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंडेटरी करते कि विरोध नहीं होना चाहिए, उस दौरान ना करें। उत्तराखंड की विधानसभा में खंडूड़ी जी के टाइम पे एक व्यवस्था ये बनी थी कि प्रश्नकाल में आप विरोध नहीं करेंगे, प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने देंगे। तो कम से कम प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलता है, वो विपक्ष का होता है और उसमें जनता के मुद्दे उठते हैं, उसमें मंत्रियों को घेरा जाता है। कुछ इसी तरीके की व्यवस्था राज्यपाल के अभिभाषण के लिए हो, ताकि उस पद की गरिमा बनी रहे। जहां तक आज का मुद्दा है कि जमीनों की खरीद फरोख्त करी, सिडकुल में जो भी हुआ है, ये सन 2000 से हो रहा है उत्तराखंड में, कोई नई बात नहीं है। ये सुनते सुनते सबके कान पक गए, जनता के भी पक गए। उनको बिजली पानी और चीजें चाहिए,
भूमि की खरीद फरोख्त माफिया वगैरह पे इस पर आगे दिन भी चर्चा हो सकती थी। अभी हमारे पास कई दिन है, लेकिन यहाँ देखिए जो विधानसभा का जो टाइम टेबल किया गया है ये कम से कम 7 दिन चलेगी, जबकि आज अगर राज्यपाल का अभिभाषण पेश हो गया है, इस पे कम से कम 4 दिन चर्चा के लिए होने चाहिए। फिर बजट आएगा 20 को, बजट पे भी कम से कम 4 दिन 8 दिन। उसके बाद 32 विभागों की जो अनुदान मांगे हैं, 32 विभागों की, अगर एक दिन में आप 8 विभाग लेंगे तो 4 दिन उसमें हो गए, कम से कम 12 दिन ही पूरे तय नहीं है उत्तराखंड में। यहाँ पे तो सरकार भी नहीं चलाना चाहती है और विपक्ष को तो मौका मिलता ही है। जोशी जी, ये अजीब सी विडंबना उत्तराखंड की हो गई कि सरकार भी नहीं चलती। ये विडंबना क्या इस बार सदन में कम होती हम देख पाएंगे या हम अभिशप्त हैं सदन को ऐसा ही देखने के लिए? नहीं, जो अविकल जी ने जिस विषय को कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि भाई ये जो अभिभाषण है, ये पूरा का पूरा अभिभाषण, जैसे अग्निहोत्री जी अभी कह रहे थे कि ये कैबिनेट नोट, जो कैबिनेट तैयार करके एक नोट बनाती है, उसको महामहिम राज्यपाल वहां पर वो तो 1952 से परंपरा लेकिन, चली आ रही है। 12 वर्ष के इतिहास में उत्तराखंड के ऐसा झूठा कैबिनेट नोट कभी नहीं बना होगा जो आज बना हुआ है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं सारी बात। अरे तो जोशी जी, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है, जब उसका वक्त मुकर्रर होता है, उसमें आप लोग इन तमाम बिंदुओं की पोल खोल के रख दीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर तरीका होता। लोग सुनते, लाइव टेलीकास्ट होता, लोग देखते, आपकी वाहवाही होती बनिस्बत हंगामा करने के। मैं उसी अतुल जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आप मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। जी, आप मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। जिस प्रश्न को आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसी का उत्तर आपको दे रहा हूं। जी, मेरा कहने का विषय ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा ऐसी नहीं है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन करें या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ जो है इस तरह का मजाक करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी है, उस सरकार का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष को साथ लेकर के या विपक्ष की भी जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को समझते हुए, आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के भी 30 विधायक उस सदन में बैठे हुए हैं, वो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ठीक बात है। कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इसलिए जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक चीजें हैं, उन संवैधानिक विषयों को लेकर के जो है कि सदन में बहस करना चाहती है। लेकिन सरकार जब बहस ही करने को तैयार नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि भाई सदन के अंदर बहस हो, और सरकार को चलाने वाले लोग नहीं चाहते। संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं नहीं चाहती हैं कि भाई विधानसभा का सदन चले। और आज ये है कि अभी अविकल जी कह रहे थे कि भाई 4 दिन का। सुरेश जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम का वक्त अभी यहां तक हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, और आज एक खुशखबरी भी हमको आपको देनी है, अपने 18 करोड़ दर्शकों को देनी है, इसलिए आप रहें। मैं चाहूंगा अमिताभ अग्निहोत्री जी अपना संपादकीय पक्ष रखें, उसके बाद वो खुशखबरी मैं आप सब लोगों को दूंगा, अपने 18 करोड़ दर्शकों को दूंगा। जी अमिताभ जी प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो वहां का जो प्रमुख विपक्षी दल है बसपा, उसने हंगामा किया। तब भी मैंने यही बात कही थी, मैं कभी जीवन में 2 नपने लेके नहीं चला, जैसे कांग्रेस और भाजपा चलती हैं। अलग जेब में अलग रंग का नपना रखते हैं, अपनी सुविधा से जो अच्छा इंची टेप होता है वो निकाल के नाप देते हैं। तब भी मैंने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, स्ट्रक्चर्ड डिबेट होगी, उसमें एक एक बिंदु पर जो कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद जी आराम से कहिएगा, नोटिस में आएगा, रिकॉर्ड में आएगा, सैकड़ों साल तक वो नजीर रहेगी। हंगामे में आप क्या बोलेंगे? और 2 बात तो समझनी पड़ेगी। आज इनकी सरकार है, किशोर उपाध्याय जी की पार्टी की, कल सुरेश जोशी जी की पार्टी की सरकार आएगी। इस बात को समझिए। बजट, राज्यपाल का अभिभाषण, कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं कि जो सरकार में है उसी का दस्तावेज आएगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हुआ कि भाई अखिलेश यादव का बजट चुनावी घोषणा पत्र से प्रेरित है, तो मैंने पूछा कांग्रेस और भाजपा और बसपा के सदस्यों से कि आपके घोषणा पत्र से बनाएं क्या बजट अपना? नहीं ना, स्वाभाविक है, जो सरकार में है वो करता। आपके पास अधिकार है, सदन में बैठिए और अपनी बात कहिए, पुलिंदा है। अपनी बात ये निवेदन कर रहा हूं सुरेश, ये नारे का अवसर नहीं ना, तर्कपूर्ण बात ये है कि सदन में आइए,
वाजपेयी जैसे बहस करते थे, मधुलिमई जैसे बहस करते थे, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, भूपेश गुप्ता, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। वो लोग हंगामा तो नहीं करते थे, लेकिन प्रामाणिक बहस होती थी। तो प्रामाणिक बहस तो तभी होगी, आप इनकी गलतियां भी तभी बता पाएंगे, अन्यथा नारे लगाएंगे, गलतियां जनता के सामने नहीं आएंगी। ठीक है। और जो खुशखबरी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो खुशखबरी ये है कि समाचार प्लस जो आपका अपना चैनल है, यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, आज हम लोग उस चैनल का विस्तार कर रहे हैं। उस चैनल के विस्तार की योजना के तहत हम विस्तार के पहले चरण में समाचार प्लस का एक और चैनल लेकर आ रहे हैं। राजस्थान के 6 करोड़ से ज्यादा दर्शकों के लिए यह चैनल होगा तो जनता की आवाज बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से। जी, तो समाचार प्लस राजस्थान यूपी उत्तराखंड चैनल की अपार सफलता, जनता जनार्दन के स्नेह, आप सारे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बाद आज हम एक सफल चैनल बने हैं। सुरेश जी बहुत धन्यवाद आपका स्नेह के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए, सारगर्भित चर्चा करने के लिए। किशोर भाई बहुत धन्यवाद आपका। अविकल भाई आपको धन्यवाद दूंगा नहीं मैं, अमिताभ जी आपको धन्यवाद दूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप घर के लोग हैं और जो घर के लोग हैं उनसे हमेशा स्नेह मिलता रहे, इसलिए उनका शुक्रिया करना कहीं ना कहीं। अतुल जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं आपके चैनल पे पहली बार आया था जी, तो मैंने कहा था कि समाचार प्लस स्टार प्लस की तरफ पूरे देश में छाए जी। इसलिए आज बड़ी खुशखबरी है कि आपने इसको राजस्थान में लॉन्च किया जी। है। मैं चाहता हूं कि 28 के 28 राज्यों में जी। समाचार प्लस चले जी, ये मेरी शुभकामनाएं। जी मैं बहुत आभारी हूं आपका। हमको भी वही इसमें 28 शामिल कर लीजिए। के 28 राज्यों में तो नहीं, लेकिन हाँ 11 राज्यों में जाने की हमारी योजना इस प्रथम चरण के एक्सपेंशन प्लान में जरूर है, और उस 11 राज्यों में जाने का जो लाभ है वो हम अपने दर्शकों को देंगे। यूपी उत्तराखंड में हम नंबर 1 हो गए हैं और अब हम राजस्थान की सीमा में राजस्थान के 6 करोड़ दर्शकों के लिए प्रवेश कर रहे हैं, और अप्रैल महीने में हमारा चैनल का 24 घंटे चैनल का ये सजीव प्रसारण राजस्थान के जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। ऐसा ही अपना स्नेह बनाए रखिए, जैसा हमारे यूपी उत्तराखंड के दर्शक बनाए हुए हैं, वैसे ही राजस्थान में हमको प्रेम मिले। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा,
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।